नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज गर्मी तेज होने लग गई है शहर में और 17 मार्च है और मंगलवार है। इंदौर में आज तापमान अच्छा खासा बढ़ रहा है, पर बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन जो है मौसम में परिवर्तन आएगा और 1-2 दिन अच्छी खासी बारिश की संभावना भी बताई जा रही है। हो सकता है अगले 2 दिन ठंडक के कट जाए। पर हम आज सीधे खबरें शुरू करते हैं प्रभात किरण से। प्रभात किरण में एक खबर अच्छी है, एक 2 खबरें ली। आज खबरों का बहुत ज़्यादा दबाव भी अखबारों में नहीं है, पर जो सामान्य खबरें वो है। एक तो ये काम सीखा है युवाओं ने, छात्रों ने, और आज से वार्ड का सर्वे करेंगे छात्र शुरू। 5 पैमाने तय करेंगे और वार्ड का मुकाबला है। पूरा दिन एक ही दिन चलेगा। छात्रों को रिहर्सल और ट्रेनिंग सब दे दी गई है। आज से ही क्या साथ है? जी, आज से नहीं, कल से जो है सुबह से टीम निकलेगी शहर के सभी 85 वार्डों में। वे छात्र जो हैं वार्ड के स्वच्छता का आकलन करने जाएंगे जो नगर निगम में काम सीख रहे हैं। इंटर्नशिप विथ मेयर से जो छात्र नगर निगम की सफाई व्यवस्था को समझ रहे हैं, नगर निगम के अलग अलग विभागों का काम समझ रहे हैं, इस बार उन्हीं छात्रों को महापौर भार्गव ने स्वच्छ वार्ड चुनने की जिम्मेदारी दे दी है। उस वार्ड के अंदर जिस वार्ड में ये छात्र जाएंगे उन्हें खुद नहीं पता कि इस वार्ड में कल सुबह उन्हें भेजा जाएगा। हर वार्ड में एक छात्र जाएगा। वहाँ के जो एनजीओ की टीम है उनसे वार्ड का पूरा खाका लेगा। रहवासी इलाका हो गया, व्यावसायिक इलाका हो गया, सब्जी मंडी इलाका, अस्पताल, स्कूल, सार खेल मैदान, सब चीज़ों का एक डाटा जो है उनके सामने रखा जाएगा। उसके बाद में वो छात्र ही तय करेगा कि आपके इलाके में अगर 5 सब्जी मंडी है तो कौन सी सब्जी मंडी वो देखना चाहेगा। आपके इलाके में कितने व्यावसायिक इलाके हैं उसमें से किन इलाकों में वो जाना चाहेगा, किस 4 चौपाटी पर वो जाना चाहे, कौन सी नदी नाले वो देखेगा, ये सब छात्र तय करेगा। कितनी बड़ी बात है कि जो छात्र नगर निगम का कामकाज सीखने आए हैं उन्हें शहर का सबसे साफ वार्ड चुनने की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में जो पार्षद पहले से तैयारी कर रहे थे, जहाँ एनजीओ की टीम पहले से तैयारी कर रही थी, कहीं तालमेल होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इन छात्रों का नगर निगम से सीधा कोई संपर्क नहीं है, सीधा कोई लेना देना नहीं हैगा। तो एक उम्मीद की जा सकती है कि इन छात्रों के द्वारा तय किया गया वार्ड इस शहर का सबसे खूबसूरत वार्ड निकल कर आएगा। और आपको मैं ये भी बता देता हूं कि इंदौर नगर निगम ने देपालपुर यानी बड़े गांव को गोद लिया है और जिम्मेदारी ली है कि इस बार देपालपुर को भी स्वच्छता का नया अलग जगाएगा। तो यही छात्रों की टीम देपालपुर के वार्डों में भी सर्वे करने जाएगी और हफ्ते भर के अंदर आपको इस शहर के सबसे स्वच्छ वार्ड और बड़े गांव के सबसे स्वच्छ वार्ड का जो है आपको फैसला हो जाएगा और आपको सामने किया जाएगा कि इस वार्ड ने कितनी मेहनत की है। 85 वार्डों में 85 एनजीओ काम कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। समन्वय बैठेगा, मुझे लगता है इससे और बेहतर स्पर्धा बढ़ेगी। मुझे लगता है जितनी स्पर्धा बढ़ेगी वार्डों में उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। पार्षदों का सहयोग मिलेगा? जी बिल्कुल। इसके अंदर आपको बता दो पार्षदों को सहयोग मिले या न मिले, पार्षदों ने क्या काम कर रहे हैं वार्ड में, स्वच्छता की कितनी चिंता वे करते हैं, इसको लेकर भी सवाल जवाब जो है रहवासियों से ये जो टीम करेगी और इसी से तय होगा कि शहर का सर्वश्रेष्ठ पार्षद कौन है। वाह, मुझे लगता है कि इसके बाद में एक बेहतर सम्मान भी होना चाहिए ऐसे लोगों का जिन्होंने अपने वार्ड को बेहतर जगह दी और सम्मान किया। ये इंदौर के लिए भी गौरव की बात है। इससे स्पर्धा बहुत तेजी से बढ़ेगी। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण खबरों में एक तो गर्मी यहाँ से शुरू हो गई है और सब जगह पे तमाम जगह टैंकर चलना शुरू हो गए हैं। 1-2 दिन पहले भी ये खबर थी, पर अब जो है रफ्तार पकड़ने लगे हैं धीरे धीरे टैंकर भी। नर्मदा का पानी आने के बाद भी आप समझ सकते हैं कि 300 टैंकर लगने हैं। मतलब हर वार्ड के लगभग मैं सोचता हूँ हर वार्ड में 3 से 4 टैंकर दौड़ने लगे हैं। और जैसे जैसे अभी गर्मी का मई और जून का महीना पड़ा हुआ है, मार्च अप्रैल मई जून 3 महीने पड़े हुए हैं, 3 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा टैंकर की संख्या बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि नर्मदा के पानी के भरोसे रहने की बजाय और भी विकल्पों पर इंदौर को आज नहीं तो कल विचार करना चाहिए, ताकि कम से कम कभी ऊंचा नीचा हो तो हम वैकल्पिक रूप से भी शहर को पानी पिला सकें। क्या साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। शहर के अंदर वाटर ऑडिट हम कराने जा रहे हैं, नर्मदा का 4था चरण हम लाने वाले हैं, पर अभी जो पानी हमारे पास उपलब्ध है वो शहर के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि पूर्ति कर पा रहा हैगा। इस वजह से हमें टैंकर चलाना पड़ता है और ये टैंकर 12 महीने चलते हैं। अगर टैंकरों की बात कर लें कि गर्मी आते ही टैंकरों की संख्या बढ़ती जाती है तो वो वाजिब भी है। हालांकि शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ आज भी नर्मदा की लाइन नहीं है, कि इसमें 29 गाँव वाले इलाके सबसे ज़्यादा शामिल होंगे। नगर निगम के अपने खुद के 85 टैंकर है जो हर वार्ड में एक टैंकर चलता हैगा। बाकी सब प्राइवेट टैंकर नगर निगम में जो अटैच किए गए हैं उसकी संख्या
300 हो चुकी है और जल्द ही अगले 15-20 दिन में यह संख्या आपको 500 पार जाती हुई दिखाई देगी। वजह है कि जिस तरीके से गर्मी ने दस्तक दी है, जिस तरीके से बोरिंग्स जवाब देने लगे हैं, जिस तरीके से जल स्तर तालाबों का कम होने लगा है, उससे यह तो तय माना जा रहा है कि जल्द ही 300 से 500 टैंकर होते हुए 15 दिन भी नहीं लगेंगे। इसको लेकर पिछले दिनों जो जलकारी समिति की बैठक हुई थी उसके अंदर निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द टैंकरों को अनुबद्ध किया जाए और टैंकर लगाए जाए, कहीं पानी की कमी नहीं रखे जाए। अब टैंकर तो आप लोग लगा देंगे, पर टैंकर वालों को पेमेंट का भुगतान कैसे करेंगे, इसकी चिंता किसी ने नहीं की है। और देखना होगा बड़ा दिलचस्प कि नगर निगम में कितने टैंकर जो हैं, नगर निगम कोशिश कर पाता है कि उन टैंकरों को नगर निगम में अटैच कर पाएगा। नगर निगम की कोशिश उन प्राइवेट टैंकर से पानी बेचने वालों पर भी है, उसकी भी सूची तैयार की जा रही है कि जरूरत पड़ने पर इन्हें भी अपने कब्जे में लिया जा सके। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि पानी के लिए सारी तैयारियां इस बार करके रखना पड़ेगी। मुझे लग रहा है इस बार पानी नगर निगम जो है, पिछले साल का टैंकरों का पेमेंट हो गया क्या? बिल्कुल, आपको बता दूं पिछले साल तो ठीक है, उसके पिछले साल भी जिन लोगों ने टैंकर चलाए थे उन्हें नाम मात्र का पेमेंट हुआ है, और अभी पिछले 8 महीने से तो किसी भी टैंकर वाले को पेमेंट नहीं किया गया है। ऐसे में नगर निगम पिछले साल से जो टैंकरों को अटैच करने के लिए जो है जहदोजहद कर रहा है, इस बार उससे तगड़ी जहदोजहद होती है मुझे दिखाई दे रही है। आप ये समझ लीजिए कि वही बात है कि नगर निगम का रुपया जो है बाजार में चमन्नी में चला जाता है। अब जो टैंकर सामान्य स्थिति में आपको बाजार में 1500 और 2000 रुपये में उपलब्ध हो जाता, वही टैंकर नगर निगम में जब लगता तो 6000 रुपये से पहुँच जाता ऊपर, क्योंकि उनको मालूम है कि पैसा बहुत आराम से आएगा, तो उसके हिसाब से इसको लिया जाए। अब एक और खबर पर बात कर लेते हैं। 24 घंटे में 2 डिग्री से ज़्यादा तापमान रात का गिरा है। मुझे लग रहा है कि पारा गिरने के बाद में कल और भी मौसम में बदलाव आएगी, बदलेगा मौसम, और उससे थोड़ी सी राहत इंदौर में तापमान में हो सकती है। क्या साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मौसम विभाग भी कह रहा है कि 18 और 19 तारीख को मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि कश्मीर में बारिश हो रही है, कई इलाकों में बर्फबारी भी हुई है, कि हिमाचल में भी जो है बर्फबारी हुई है, पानी गिरा हैगा। ऐसा वो जो मौसम बना हुआ है वो मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रहा हैगा। जब मध्य प्रदेश में मौसम अपनी इस तरफ रुख करता, हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से रात के वक्त थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैगी, इसलिए तापमान में गिरावट आई हैगी। और अगले 2 दिन जो बारिश की संभावना बताई जा रही है, उससे मुझे लगता है कि अभी आपको 2-4-5 दिन तो गर्मी से राहत मिलती मुझे दिखाई दे रही है। जिस तरीके से चुभाने वाली गर्मी आपको पिछले 5 दिन पहले आपको जो दिखाई दे रही थी, अब मुझे लगता है उसका एहसास आपको 2-4-5 दिन कम होगा। अब हम पत्रिका खबर की बात कर ले रहे हैं। पत्रिका खबर में 1-2 खबरें इस पर हम बात करेंगे। एक तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, सामान्य स्थिति में गाइडलाइन 200% बढ़ गई उज्जैन रोड वगैरह की। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के 25 गाँव की ज़मीनें अथाह महंगी कर दी गई हैं। आने वाला भविष्य लोगों की दर दिख रहा है, और बहुत ही तेज़ी से इस इलाके में ज़मीनों की कीमतें में आग लगने वाली है। एक और खबर इस पर हम बात करें, शिवनगर में शुरू हुआ बस्ती पे मिसाल अभियान। यहाँ पे महापौर ने लोगों से सीधा संवाद किया, चाय पे चर्चा की। अच्छा महापौर चाय पे चर्चा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको मैं बता देता हूँ, इस शहर में 29 बस्तियाँ चिन्हित की गई, यानी यूँ कहें कि नगर निगम के हिसाब में सिर्फ 29 बस्तियाँ इस शहर में हैगी, जिन्हें इनकी दिशा सुधारने की जो पहल नगर निगम ने की, उस पर आज एक साथ काम चालू हुआ है। 7 दिनी अभियान शुरू हुआ है, बेमिसाल बस्ती बेमिसाल। इसके तहत जो बस्तियों में जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव आज सुबह बॉम्बे हॉस्पिटल के पास शिवनगर बस्ती में पहुंचे थे। ये वही बस्ती है जो आज से 10 साल पहले यहाँ जाने के लिए उबड़ खाबड़ रास्ते से जाना पड़ता था। वहाँ सड़क बन चुकी है, रंगे पुते मकान हो चुके हैं, सबके हर घर में शौचालय हो चुका हैगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है 56 परिवार रहते हैं और 250 सदस्यों का ये छोटी सी बस्ती हैगी। इस बस्ती में महापौर ने आज जनता चौपाल भी लगाई थी, महिलाओं से बात की, सफाई के ऊपर बड़ा लंबी चौड़ी बातचीत हुई है, संकल्प से कराए गए हैंगे, और उसके बाद महापौर जी ने एक घर में चाय भी पी है। सामाजिक समरसता दिखाने की कोशिश भी की गई है। वाह, एक और खबर बात कर रहे थे, महालक्ष्मी नगर पे एक चाट चौपाटी लगी हुई थी, 56 दुकान की तर्ज पे इसको भी डेवलप किया जा रहा था। किसी की निजी ज़मीन पर थी है, पर अब इसे जो है वहाँ से हटाओ दिया गया, क्योंकि नगर निगम से कोई अनुमति नहीं लगी। 25 से 30 दुकानें वहाँ पर लगी हुई थी, अलग अलग खाने वाने के सामानों की, वो सब तोड़ दी गई हैं। क्या सर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाट चौपाटी आपकी निजी ज़मीन है तो भी आप चाट चौपाटी की जब तक निगम से मंजूरी नहीं ले आप उसको चला नहीं सकते हैं। पर इस शहर में जो नगर निगम के हत्या चढ़ जाए उस पर कार्रवाई हो जाती है, जो बच जाता है वो बचा रहता हैगा। ऐसा नहीं है कि निजी ज़मीन पे चाट चौपाटी सिर्फ महालक्ष्मी नगर में ही चल रही है, इस शहर में तमाम जगहों पर आपको चाट चौपाटी लगती हुई दिखाई देगी। पिछले दिनों कन्हाड़ा रोड पर पूर्व कमिश्नर नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव ने वो एक चाट चौपाटी को हटाया था। ये वही चाट चौपाटी है जहाँ पर अवैध रूप से निजी ज़मीन पर जो है
दुकानें अलॉट कर दी गई थी, मोटा किराया जो वसूला जा रहा था वो बरसों से चल रही थी। ऐसे ही महालक्ष्मी नगर की चौपाटी पर जब कार्रवाई करने नगर निगम का अमला पहुंचा था तो मकान मालिक ने यही विरोध किया कि मेरी निजी ज़मीन पर मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों इसे हटाया जा रहा है। नगर निगम का कहना था भले ही आपने चद्दर से इसका निर्माण किया है पर मंजूरी नगर निगम से लेना ज़रूरी है। ये तो बात हो गई जहाँ बुलडोजर चल गया। इसके अलावा आप शहर में तमाम जगह चले जाइए, इसके तमाम जगह आपको छोटी छोटी चाट चौपाटी चलती दिखाई देती है। और दूर क्यों जाए, मैं सरापा चौपाटी की मैं आपको बता देता हूँ। सरापा चौपाटी में खुद की निजी प्लाट पे छोटी छोटी दुकानें बना दी गई है। तो जहाँ जो कहा जाता है जो कमजोर व्यक्ति होता है उस पर नगर निगम दबा के कार्रवाई कर देती है, जो ताकतवर लोग होते हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर बात करेंगे अपन अन्नपूर्णा तालाब के पीछे की तरफ 57 महिला जो बनी हुई है उस पर हाथ डालने की हिम्मत जो है नगर निगम कभी कर नहीं पाता। हाँ, वहाँ जाके चाट करके चौपाटी में बैठ के आ जाओ, यही कर सकते हो आप, बाकी वहाँ हाथ नहीं डाल सकते आप। चलिए अब हम बात कर लें तो दोपहर खबरों की। दोपहर खबर में एक दो खबरें जो बहुत अच्छी है जिस पर बात भी होना चाहिए। हम युद्ध के आखिरी सबसे आखिरी में युद्ध के हालात पर बात करते हैं और उसके पहले हम खबरों पर बात कर लेते हैं। एक तो युद्ध का असर दिखाई देने लगा है शहर में। पीडब्ल्यूडी ने जितने ठेकेदारों को काम दिए हुए थे वो सब काम बंद कर दिए। इसके अलावा जिन लोगों के टेंडर निकले थे उनको भी निरस्त माना जा रहा है। क्यों? उसके दो तीन कारण हैं। एक तो डामर जो 42 रुपये किलो था वो 52 रुपये किलो से ऊपर पहुंच गया और वो भी उपलब्ध नहीं हो रहा है क्योंकि ये सारी कच्चे तेल से बनने वाले साइड के दूसरे आइटमों के साथ ये आइटम बनते हैं। एनबीडीए ने भी अपने तमाम कामों के टेंडर रोक दिए। और इसके अलावा जैसे सामेर में कोई 4 बार कोई टेंडर थे, एक मूसाखेड़ी से मांगलिया के रोड का था वो भी रोक दिया गया काम। अब अगर ये युद्ध चला तो आप ये मान के चलिए कि इंदौर के बहुत सारे विकास कार्यों पर इसका असर दिखने लगेगा क्योंकि सीमेंट, सरिया ये सब बहुत बुरी तरह से बिके। सीमेंट के भाव तो अपनी जगह, सरिया के भाव 15% बढ़ गए हैं और भी अन्य सामान मिलना दिक्कत हो रहा है। इसलिए ठेकेदारों ने भी अब काम लेने में रुचि नहीं दिखाई क्योंकि अगर काम ले लिया तो बहुत महंगे स्तर पर उस काम को करना होगा। इसीलिए काम बंद कर दिए गए। पीडब्ल्यूडी की ने बोला कि टेंडर निरस्त नहीं हुए हमारे, पर टेंडर को रोक दिया गया है। तो सरिया सब महंगा होने के बाद विकास कार्य आने वाले दिनों में और भी टेंडर पे असर आपको दिखाई देगा। क्या साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि युद्ध कितने दिन चलना है ये कोई तय नहीं कर पा रहा हैगा, पर युद्ध की वजह से जो तमाम महंगाई बढ़ी है, चीज़ों की जो शॉर्टेज हो गई, उसके बाद में कामों पर उसका असर दिखाई देने लगा है। और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है मुझे लगता है उस मजदूर क्लास पर सबसे बड़ी मार पड़ रही है जो रोजगार के लिए घर से निकलता है। उसको घर चलाने में जो मुश्किल मुझे लगता है आने वाले वक्त में अगर युद्ध लंबा चला तो आने वाली इसको लेकर सरकार को चिंता करने की ज़रूरत है। हाँ, खासकर जो अस्थायी रोजगार पे काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा संकट। 7 दिन से होटलें बंद हैं। 7 दिन से शहर के वो तमाम छोटे छोटे होटल बंद हैं जो 1 या 2 मजदूर रख के चाय बांटने का काम ये सब कर रहे थे। वो सब खाली हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। बल्कि आज मैं सोचता हूँ 12-13 दिन हो रहे हैं। और चाय वालों का कहना है कि जब तक सिलेंडर की कोई व्यवस्था नहीं होगी हम इसको आगे नहीं चालू कर पाएंगे। ऐसे में आप समझ लीजिए कि शहर में ही कम से कम 15 से 20 हज़ार ऐसे मजदूर होंगे जिनके पास जो चाय होटलों में काम करते हैं, बर्तन धोने काम कर रहे थे, वे सब खाली हाथ बैठे हुए हैं। एक और खबर पर हम बात करें तो सुभाष मार्ग चौड़ा करने का प्लान 2.5 दशक हो गए। मतलब ये 25 साल से मामला चल रहा है कि इसको चौड़ा होना इसकी प्रक्रिया में, पर आज तक इसका कोई निराकरण नहीं। मुझे लगता है कि शायद 1, 2, 4, 5 साल और निकल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुभाष मार्ग को 10 साल पहले सुभाष मार्ग का छोटा सा हिस्सा जो है अपनी तय चौड़ाई पे बनाया था, तब नगर निगम कमिश्नर रहे मनीष सिंह जी ने जो ताकत से काम शुरू करवाया था, वो काम जो था गोल मंदिर पर आके अटक गया था। बड़ा गणपति से शुरू हुआ था सुभाष मार्ग का काम और जो है गोल मंदिर पर आकर रुक गया। तो उसके उस तरफ की अगर बात करें उस हिस्से में तो 120 फुट चौड़ी सड़क बना दी गई। अब बात करने अगले हिस्से में सियासत इतनी गर्म है कि उस रोड का नंबर ही नहीं आ पा रहा है। पहले तो उसकी चौड़ाई तय नहीं हो पा रही कि कितनी चौड़ाई की बनाए। नेताजी वादा कर चुके हैं कि चौड़ाई छोटी करेंगे, अफसर मानने को तैयार नहीं है। अफसर और नेताजी के वादे के अंदर जो सड़क उलझी है तो मुझे लगता है 2.5 दशक तो हो ही चुके हैं। आगे और कितने दशक निकाल लेगी ये कहना आज की तारीख में मुश्किल है। पर आप समझे गोल मंदिर से लेकर चिकमंगलूर चौराहे तक ये पूरी रोड चौड़ी होना है। अगर ये चौड़ी हो जाती है तो एक सशक्त रोड जवाहर मार्ग के पैरेलल आपको इस शहर में मिल जाएगा। तो ये तो थी अखबारी खबरें जिस पे हमने आपसे बात की। अब हम युद्ध की स्थिति में बात कर लेते हैं आप। आज युद्ध का 18वां दिन है और युद्ध में कोई कमी नहीं है। दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। इधर ईरान ने दावा किया है कि युद्ध अब लंबा चलेगा। युद्ध लंबा चलेगा और कितना लंबा चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसी के साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि हारमूज की खाड़ी से, जैसे भारत ने कल कहा कि हमारा तिरंगा झंडा लगा के जो जहाज़ निकाले जा सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने कहा नहीं, एक जहाज़ पर बात होगी उसके बाद ही निकलेगा, किसी को कोई अनुमति नहीं है केवल चीन के अलावा। और इसके कारण अब ये हो गया, स्थिति हो गई कि हारमूज की खाड़ी से 1-1, 2-2 जहाज़ ही निकल पा रहे हैं जिनको अनुमति दी जा रही है।
इधर ये गाड़ी फंसी हुई है, इसके कारण भारत के 22 से ज़्यादा जहाज़ वहाँ फंसे पड़े हुए हैं। इसमें कुछ कंटेनर हैं, कुछ गैस के हैं, और ये सब रुके पड़े हुए हैं। अगर अनुमति कोई दे भी दे या इनको कोई सुरक्षा दे भी दे तो ये आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। एक जो जल का जहाज़ आता है वो 500 करोड़ से 800 करोड़ का बैठता है बनने के बाद में। तो 800 करोड़ का जहाज़ कोई भी चलाने के लिए इसलिए तैयार नहीं कि बैंक, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी गारंटी देने को तैयार नहीं है। जब तक सुरक्षा गारंटी किसी भी जहाज़ को नहीं मिलेगी वो जहाज़ वहाँ से हिलेगा नहीं। सब लंगर डाल के पड़े हुए हैं। एक मामला तो ये हो गया। दूसरा, अप्रैल से आपको जोरदार महंगाई का तड़का लगने वाला है। अप्रैल से भीषण महंगाई का दौर शुरू होने वाला है। इसके कई कारण हैं। एल्यूमिनियम का उत्पादन बंद हो गया है देश में, जो वहाँ से आयात हुआ करता था हमारे। पिछले आज ये 15 दिनों से एक भी सामान भारत में ना आया है ना जा रहा है। तो जो आयात होता था वो हमारे यहाँ खाड़ी के देशों से, तो एल्यूमिनियम, ड्राई फ्रूट सहित बहुत सारा खनिज वहाँ से आया करता था, वो नहीं आ रहा है। तो एल्यूमिनियम का कामकाज बंद हो गया, कीमतें आग पकड़ने लग गई हैं। दूसरा, इसी के कारण कारों की कीमत 10 से 15% बढ़ेगी। FMCG सामान, मतलब टूथपेस्ट, आपको जो पैकिंग में सामान आता है, दाढ़ी का सामान, ब्रश, ये वो जो भी सामान आते हैं, ये घर में बिस्किट वगैरह जो भी अपन खरीदते हैं, तेल वगैरह, ये सब की कीमतें भी 15% के लगभग 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। कंपनियों ने सर्कुलर जारी कर दिया, अपने तमाम एजेंटों को बोल दिया है कि इससे कम कीमत पर सामान की बुकिंग नहीं करें। इसके अलावा आप समझ लीजिए, और जो है प्लास्टिक का दाना, हाँ, एक जिससे ये पॉलीथीन का कामकाज चलता था वो दाना भी आना बंद हो गया। तो उसके कारण भी अब जो प्लास्टिक फाइबर से जुड़े हुए जितने सामान, उनकी कीमतों में भी जोरदार आग लगने जा रही। मतलब आप 1 अप्रैल के बाद में सामानों की कीमत में एक बहुत जोरदार उछाल देखेंगे आप सामान की कीमतों में। और इसी के साथ में और भी अन्य सामानों की कीमतें अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि ये युद्ध रुकने वाला है नहीं, और हमारे पास कोई विकल्प ऐसे नहीं, क्योंकि नए जहाज़ कहीं पर भी जाने के लिए नहीं मिल रहे हैं। खाड़ी के उस भाग में बहुत सारे जहाज उलझे पड़े हुए हैं। तो जब तक नहीं आएंगे, तो चीन से भी नहीं आयात हो रहा है, चीन से भी जो आयात होना चाहिए नहीं आ रहा, उसके कारण उसका असर दवाइयों पे दिखने लगा है कि दवाइयाँ महंगी होना भी शुरू हो गई है, और अप्रैल में उनकी कीमतें भी बढ़ जाएगी। तो ये तो थी सामान्य खबरें, और ये जानकारी जो हमने आपको दी। हम चाहेंगे इस कार्यक्रम को लाइक करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, और अपने साथियों को ज़रूर इसे लिंक को ट्रांसफ़र करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।